आती है केंद्र सरकार से हो या बिहार सरकार से हो, उसका अगर आप देख लें तो सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। देखिए, जदयू साथ देती है, हम लोग एक समुदाय को लेकर नहीं, हिंदू, हाँ सनातन है तो सनातनियों के ऊपर है, तो हम लोग सनातनी हैं तो सनातनी की बात को लेकर हम लोग रहते हैं और दूसरे समुदाय के लोगों को भी हम लोग इस बात को मानते हैं। उनका काम था मुस्लिमों को लड़ाना, कहीं कोई दंगा कराना था तो मुस्लिम समुदाय के लोग आगे करते थे, कहीं उपद्रव करवाना होता था वहां मुस्लिम समुदाय के लोग आगे करते थे, कहीं हिंदू के पर्व त्योहार में पत्थरबाजी करानी जाती थी तो उसमें मुसलमानों को आगे कर... नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति 2025 चुनाव को लेकर के अपने तरीके से राजनीतिक दल सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रणनीति तैयार कर रहे हैं। अमित शाह का बिहार दौरा निश्चित तौर पर सीटों को बंटवारे को लेकर के एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है और पूरी खामोशी से सब हो रहा है। जब उन्होंने संजय झा से पूछा तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में कुछ नहीं हुआ, सब शांति से हो गया। वही हाल क्या इस बार होगा? कई ऐसे मुद्दे हैं। अंकुर गुप्ता हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। अंकुर जी, एक बड़ा सवाल है कि आप लोग हिंदू एजेंडा को लेकर के चुनाव में रहते हैं, इस बार भी है, लेकिन जदयू आपका इस मुद्दे पर साथ नहीं देती है। देखिए, जदयू साथ देती है, हम लोग एक समुदाय को लेकर नहीं, हिंदू, हाँ सनातन है तो सनातनियों के ऊपर रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हम जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने बिहार के विकसित बिहार बनाने के मुद्दे से चुनाव लड़ते हैं। उस विकसित बिहार में हमारे सभी समुदाय के लोग आते हैं, तो हम लोग सनातनी हैं तो सनातनी की बात को लेकर हम लोग रहते हैं और दूसरे समुदाय के लोगों को भी हम लोग इस बात को मानते हैं। उनके हर जो भी पर्व त्योहार होता है या जो भी योजनाएं आती है केंद्र सरकार से हो या बिहार सरकार से हो, उसका अगर आप देख लें तो सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि उनसे पूछ के दिया जाता है कि आप किस समुदाय के हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, जो जिसके योग्य में है वो अपना उस हिसाब से लेता है। तो हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो सनातनी है, सनातनी के रूप में चुनाव लड़ते हैं। आप लोग मानते हैं ना कि वो वोट बैंक हमारा नहीं है, ये तो मानते हैं ना कि वो वोट बैंक नहीं है, वोट देता भी नहीं। क्योंकि जब एक सर्वे हुआ था कि जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में जो अल्पसंख्यक थे उसके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ी थी। ये तो आप लोगों ने सर्वे कराया होगा। देखिए, सर्वे होती है। अभी का जो जनरेशन है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो बदलते बिहार को, बदलते भारत को देख रहे हैं, तो वो अब नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए को पर पूर्ण विश्वास करके अब वो लोग वोटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में ऐसे ऐसे बूथों पर हमें इतनी बहुमत के साथ वोट मिला है जहां अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का वोट है वहां पर, लेकिन वहां से भी हमें एनडीए के जितने भी मेंबर थे उन सभी लोगों को पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग चुनाव जीते। दिल्ली की बात कर लीजिए तो दिल्ली में चुनाव हुआ है। दिल्ली में भी ऐसे ऐसे जगह पर जहां 70-75 साल से कभी हिंदू वहां से चुनाव नहीं जीता, क्योंकि वो पूरा का पूरा वोट बैंक माइनॉरिटी का है। लेकिन उन लोगों ने जो प्यार और विश्वास नरेंद्र मोदी जी को दिखाते हुए, एनडीए को दिखाते हुए वहां से जो पहली बार विधायक बने, ये एक अच्छा मैसेज है कि जो लोग, जो लालू यादव हो, कांग्रेस हो, जो मुस्लिम के कंधों पर बंदूक रखकर शुरू से चलाते आई है। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बावजूद भी हमारा भारत गुलाम रहा विदेशी मेहमानों के नीचे। उनका काम था मुस्लिमों को लड़ाना, कहीं कोई दंगा कराना था तो मुस्लिम समुदाय के लोग आगे करते थे, कहीं उपद्रव करवाना रहता था वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग आगे करते थे, कहीं हिंदू के पर्व त्योहार में पत्थरबाजी करानी रहती थी तो उसमें मुसलमानों को आगे करवाते थे। ये जो प्रधानमंत्री का जो किट ईद के अवसर पर दिए हैं, क्या लगता है इससे मुस्लिम संप्रदाय का वोट बैंक आप कुछ आकर्षित कर सकते हैं? महिलाओं के लिए दिया गया, पुरुषों के लिए एक किट बांटा गया, ईद का किट, कितना उसको मानते हैं और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है चुनाव में? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा जो ईद के दिन जो किट बांटी गई है मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में, मजार के पास में, मस्जिदों के पास में, तो ये इस बात से सिद्ध हो रहा है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी सबके हैं। वो किसी एक समुदाय के नहीं, हिंदू के हैं, मुस्लिम के हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं। उन्होंने उस धर्म के त्यौहार में, जो ईद उनका बहुत बड़ा त्यौहार है, उस त्यौहार में अगर उन्होंने कुछ तोहफे बांटे हैं तो ये एक अच्छा मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ असर पड़ेगा। असर क्यों नहीं पड़ेगा? आप देख लीजिएगा। इस बार मैं बिहार की बात करता हूं। बिहार की चुनाव इस बार जो होगी वो एक नया अध्याय लिखने का काम करेगी, एक नया
सरकार बनाने की काम करेगी और वो सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये वक्फ बिल को लेकर के हम बात कर लें। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार भी शालीन थे। वक्फ बिल आपने एक बार खुद बिहार मित्र न्यूज़ के खबर पर आपने देखा था, आपका प्रयास भी हुआ था, आपने डीएम से भी बात की थी कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जा किया गया, उसका रजिस्ट्री हो गया, फिर आगे की प्रक्रिया अभी तक पेंडिंग है, अभी तक जमाबंदी के लिए जो है वो लोग आवेदन कर रहे हैं, सोर्स भी लग रहा है। तो क्या लगता है वक्फ बिल से दरभंगा में कितनी ज़मीनें हैं और क्या अभी मंत्री बने हैं संजय सराफ, वो जानने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड की कितनी ज़मीनें, क्या लिखित मांगेंगे और कैसे इस पर काम? देखिए, जहाँ तक कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की बातें हैं तो अभी नवनियुक्त जो राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री दरभंगा शहर से लगातार 5 बार के विधायक रह चुके, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो आपने देखा होगा कि सदन सत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, सदन में उन्होंने इस बात को उठाया है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं उन सभी जमीनों का भी सर्वे होगा और जिसकी जमीन है वो कागज पत्तर लाकर दिखाएगा कि उन्हें वो जमीन कहां से हासिल हुई। तो मंत्री बनते बनते जब सदन का अंतिम क्षण चल रहा था तो उन्होंने, मंत्री ने, माननीय श्री संजय सरावगी जी ने सदन में इस बात को उठा दी है। तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वो पास होगा और बिहार में जितने भी जमीनों पर कब्जा किया गया है वो सभी जमीनों का कागज दिखाने के बाद, वो अगर उनके कागज, उनको ये जमाबंदी नहीं मालूम पड़ेगी कि वो जमीन उन्हें कैसे हासिल हुई है, तो वो भी उनसे वापस ले ली जाएगी। कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ के जो मुस्लिम जमीन बेच रहे हैं। हाँ? तो इसको किस तरह माना जाएगा कि यानी कि वो माफिया का एक गढ़ हो गया है वक्फ बोर्ड जो अभी वर्तमान में रहता है, तो वो कहते हैं कि चलो बेच दो, तो उन लोगों के पास, जो उन लोगों कैसे होगा जो ज़मीन बेच चुके हैं, जो पैसा खर्च, उनको पैसा कैसे वापस मिलेगा जो खरीद चुके हैं, अब बाद में पता लगा कि वक्फ। देखिए, वक्फ की जमीन जो बिकी है तो वो वक्फ के लोगों ने ही किसी और के, अपने ही समुदाय के, जब वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में जितने मुसलमान खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इसके समुदाय के लोगों की जमीन यहाँ एम्स के पास वक्फ बोर्ड ने बेच दी थी, कही कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो क्या विश्वास है कि कल के डेट में वो वक्फ बोर्ड उनकी जमीनों को नहीं बेचेगी? और रही बात, वक्फ बोर्ड ने जो जमीन उनकी बेच दी है तो उसका पैसा उन्हें नहीं मिला है। तो अभी जो सर्वे चल रहा है, इस सर्वे में तो उन्हें इस बात को साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने उस जमीन को बेचा तो किस मालिकाना हक से उन्होंने बेचा, पहले वो इस बात को साबित करेंगे। अगर उनके पास ये साबित नहीं रहेगी और जिसकी जमीन बिकी है वो सर्वे में साबित कर देंगे ये जमीन उनकी है, तो फिर वो जमीन उनके अलॉट में हो जाएगी। ये जीरो टॉलरेंस पर यह सरकार चल रही है। एनडीए की माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितने भी मंत्रिमंडल हैं वो सभी लोग बिहार के विकास के लेके, उनके गरीबों के उत्थान के लिए अपने अपने विभाग में कार्यरत हैं और गरीबों का जो शोषण किया गया है उसे मुक्त करते हुए, जिन्होंने उनका शोषण किया है, ऐसे भूमि के जो माफिया हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि राजस्व भूमि सुधार मंत्री बनने के बाद अभी तुरंत उन्होंने एक सीईओ को बर्खास्त कर दिया कि सीईओ अपनी मनमानी कर रहे थे, जमीन के रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे, दाखिल खारिज नहीं कर रहे थे, वो जमीन का सत्यापन नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थी। इसकी शिकायत लेके परिजन पहुंचे माननीय मंत्री जी के यहाँ, तो वो विद इन आवर उन्होंने सस्पेंड किया क्योंकि उनके पास सारे साक्ष्य उनके खिलाफ हैं। तो ये संकेत है कि बिहार में जितने भी आला अधिकारी हैं वो सभी लोग सुधर जाएं, नहीं तो ये एनडीए की सरकार उन्हें सुधार देगी। अंतिम सवाल, कुशेश्वर स्थान में जिस तरह का हुआ घटना, तो क्या लगता है कि इस घटना को कैसे रोका जाए? इस तरह की मंशा जो हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है, लॉटरिंग के क्रम में हुआ, तो इस पर किस तरह का रोक लगना चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए प्रशासन? देखिए, चुनाव नजदीक आ चुका है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा हिंदू मुस्लिम के चुनाव, मुस्लिमों को हिंदू से लड़ाकर ही उन्होंने चुनाव हमेशा रणनीति तैयार की है और चुनाव उन्होंने लड़ा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ गया, हमारे जैसे जैसे पर्व त्यौहार होंगे उसमें हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा, जो गंगा जमुना की तहजीब है, उसमें भंग डालकर इस तरह के उपद्रव को वो लोग साजिश के तहत हमेशा से करते हैं। ये कोई नई बात नहीं। कुशेश्वर स्थान में दुर्गा चैती नवरात्र के पहले दिन कलश शोभा यात्रा गई, फिर वापसी के क्रम में छत पर से पत्थरबाजी होती है।
आप समझ जाइए कि इसका मतलब ये हो गया कि रणनीति को पहले से बनाया गया था, छतों पर पत्थरों को इकट्ठा किया गया था कि जब विसर्जन कर कर आएंगे तो उनके ऊपर पथराव करेंगे और हिंदू मुस्लिम दंगा कराने को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे और कहेंगे कि शासन कुछ न करने में नाकाम है। ये पत्थरबाजी, इस तरह की पत्थरबाजी ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले आप देख लीजिए भालपट्टी मुड़िया, वहां पर भी सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन में पत्थरबाजी हुई थी। आप अभी देख लीजिए, कुछ दिन पहले की बात है, होली के टाइम की बात है, होली के दिन में आप देख लीजिए कमतौल में पत्थरबाजी हुई। तो ये हर जहां इनके गुटके हैं, जहां इनके लोग हैं, ये लोग विपक्ष की साजिश है सर। तो चलिए हम बता दें, अंकुर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हम बता दें, देखिए जिस तरह से चुनाव को देखते हुए जो रणनीति तैयार की जा रही है उसका ये स्पष्ट लगता है कि आने वाले समय में 2025 बिहार चुनाव को लेकर के विपक्ष का प्रहार रहता है हमेशा एनडीए पर, और एनडीए निश्चित तौर पर अपनी चुनावी मुद्दा बनाते हुए चाहेगी किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम एजेंडा रहे, चाहे बफ बिल हो, चाहे मोदी जी का किट हो, क्योंकि सभी चुनाव की एक रणनीति में ही आता है। देखते रहिए बिहार मित्र यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।